नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड चुनाव के लिए जारी करेंगे भाजपा का संकल्प पत्र। 3 रैलियां कर विरोधियों को देंगे चुनौती। भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को किया खारिज। उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर कहा, गैर जिम्मेदाराना हरकतों से संबंध होंगे खराब। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में। कई इलाकों में AQI 400 के पार। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 147 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में मेहमान टीम ने 174 रन पर हुई ढेर। रविंद्र जडेजा ने मैच में लिए 10 विकेट। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। झारखंड का सियासी रण जीतने के लिए सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टी, सभी ने अपनी ताकत को झोंक दिया। ऐसे में राज्य में नेताओं की चुनावी रैलियों का सिलसिला अब तेज हो चुका है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र कुछ ही देर में जारी करेंगे। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए पहले ही पंचप्रण जारी कर चुकी है, जिसमें 5 वायदे किए गए। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में भी इसी पंचप्रण के इर्द गिर्द वायदे घूमते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही अमित शाह आज 3 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। अमित शाह सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला में जनसभा करेंगे। इन तीनों ही जगहों पर वो जनता से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। और अब बात झारखंड में इंडी गठबंधन की, जो कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के साथ चुनावी मैदान में है। रांची में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले ने कहा कि झारखंड में वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 1-2 सीटों पर जल्द ही अंतिम फैसला किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को रांची में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और धनवार सीट पर CPI-ML के साथ दोस्ताना मुकाबला होगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में गठबंधन के दूसरे प्रमुख दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि 2 सीट विश्रामपुर और छतरपुर पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। छतरपुर और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। इस दौरान राजद नेत्री अनीता यादव ने कहा कि राजद इंडी गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और अब गठबंधन में कोई गांठ नहीं है। मौके पर CPI-ML के सुवेंदु सेन ने भी कहा कि उनका गठबंधन अटूट है। उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? अब 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। को लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और इसके लिए कुल 1211 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैलियों का दौर शुरू हो गया है, वहीं झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और CPI-ML गठबंधन में मान मनोबल का दौर चल रहा है। इसको लेकर हालांकि इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हुई है उसे भी दूर कर लिया जाएगा।
अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा है। उत्तर महाराष्ट्र हमेशा ही चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल वहां देखने को मिलती रही है और इस बार कैसे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां उत्तर महाराष्ट्र पर कड़ी नजर रख रही हैं। माना जा रहा है कि कृषि मुद्दों के अलावा मराठा आरक्षण इस क्षेत्र में एजेंडे पर हावी रहेगा। 47 विधानसभा क्षेत्र और 5 जिलों में फैला हुआ उत्तरी महाराष्ट्र इस बार सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के कई बड़े नेता जैसे कि छगन भुजबल, एकनाथ खड़से, गिरीश महाजन जैसे नेता यहां से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटों का फ्रेगमेंटेशन यहां पर बड़े पैमाने पर हुआ है और जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी यहां पर देखी जा रही है, सारे के सारे नेता जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं काफी आशंकित दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के खिलाफ वोटों को एकजुट करने की मनोज जरांगे पाटिल की कोशिश मराठा समुदाय में उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर संदेह पैदा कर रही है। पाटिल ने मराठा, दलित और मुसलमानों के गठबंधन की घोषणा की है और हाल ही में कुछ विवादास्पद मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की है। एक फैक्टर का प्रभाव नहीं दिखेगा, सब जो प्रभाव है, जैसे धुलिये में है अनिल गोटे नाम के एक बड़े पुराने खिलाड़ी है, हर पार्टी में जाकर आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर पार्टी में परिक्रमा पूरी करके फिर से वही पार्टी में आ गए, ऐसे भी लोग हैं। तो अभी इतना विश्वास लोगों में उन गद्दार लोगों के साथ नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। चूंकि इस क्षेत्र के कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सत्ता विरोधी लहर मंडरा रही है, इसलिए प्रमुख नेता जमीनी स्तर पर गर्मी को देखते हुए सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम में मिले झटके को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति एक एक कदम विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो पानी फेर सकें। यह देखना दिलचस्प होगा जो उत्तरी महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग किस विषय पर अपना मतदान करते हैं। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ निवेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी सुबह 11:15 बजे वायनाड के मनंतावडी स्थित गांधी पार्क में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी इसके बाद मलप्पुरम जिले के एरिकॉड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड में 3 अन्य नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी, जहां 13 नवंबर को लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। वायनाड सीट के लिए प्रियंका गांधी का मुकाबला भाजपा की युवा नेता नव्या हरिदास के साथ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4थे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की से अध्यक्षता भी करने वाले हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। यहाँ वो आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। ये सिंगापुर के नेतृत्व से मिलकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने का बेहतरीन अवसर है। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई। भारत ने कनाडियाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां
बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड के गठन की घोषणा की। नरसिम्हा वाराही ब्रिगेड उनकी पार्टी जनसेना में नई शाखा के रूप में होगा, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है। पवन कल्याण ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। पवन कल्याण ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनसेना में एक अलग शाखा की शुरुआत की गई है। पवन कल्याण ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने हिंदू धर्म का पालन भी। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायण स्वामी ने किसानों को दिए गए वक्फ नोटिस को तत्काल वापस लेने की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्थानीय चुनाव जीतने के लिए दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी गजट में ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति रहेगी और इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलनी। उन्होंने किसानों को वास्तविक राहत देने के लिए सरकार से 1974 के गजट नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। नोटिस आप वापस लेने थे, वो वक्त का प्रॉपर्टी नहीं होगा क्या? 1974 का वो गैजेट क्या है, वो विथड्रॉ करो जब वो वक्त प्रॉपर्टी नहीं होगा। नहीं तो वो वक्त का प्रॉपर्टी वो उनका अकाउंट में नहीं रहेगा। वो आज नहीं कल उसका प्रॉब्लम फिर भी हो जाएगा। उसके वास्ते मेरा डिमांड ये है कि मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करता हूं, इमीडिएटली 1974 का ये गैजेट नोटिफिकेशन विथड्रॉ करो, नहीं तो ये टोटली आप चुनाव के लिए टेम्पररी ये मांग रहा है बस। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उसकी मोहब्बत की दुकान की पहचान महिलाओं के शोषण और अपमान की दुकान के तौर पर है। कि मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये है कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस का स्टैंड कठुआ रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। महिलाओं का अपमान, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है। इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई। इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते हैं आगे। उत्तर मध्य रेलवे ने छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपनी व्यापक तैयारियों को सबके सामने वो लेकर आए। छठ के मद्देनजर यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सके, इसके लिए रेलवे लगभग 50 ट्रेन चला रही है। रेलवे ने न केवल ट्रेन बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के भी बेहतरीन इंतजाम किए हैं। छठ और दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे बहुत सारी स्पेशल गाड़ियां चला रहा है ताकि हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अभी हम लोग लगभग प्रतिदिन 9 से 10 NCR की ओरिजिनेटिंग ट्रेन, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि NCR एक पासिंग रेलवे है। यहाँ से बहुत सारे लोग उत्तर पूर्व की ओर, बिहार की ओर अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं, छठ के पर्व को मनाना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत सारी पासिंग ट्रेन भी चला रहे हैं। तो हमारी लगभग प्रतिदिन 9 से 10 ओरिजिनेटिंग ट्रेन और लगभग 40 प्रतिदिन पासिंग ट्रेन हो रही हैं। इस तरह लगभग 50 ट्रेनें प्रतिदिन उत्तर मध्य रेलवे चला रहा है विभिन्न गंतव्यों के लिए, ताकि हमारे यात्री सुविधा के साथ अपने घर परिवार के लोगों के साथ त्यौहार मना सकें। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7,500 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, क्योंकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई। आपको बताएं कि विशेष गाड़ियां कौन कौन सी है। 09457 गाड़ी का नंबर बताया। उधना छपरा एक्सप्रेस 05116। आज की विशेष गाड़ियां छठ पर जो ट्रेनों का स्पेशल संचालन किया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच पाएँ। 09041 उधना छपरा एक्सप्रेस 188 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। 05018 उधना मऊ एक्सप्रेस बिहार के प्रमुख त्योहारों में से एक छठ को मनाने के लिए लोग अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे। 09493 अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस, ये आज की विशेष गाड़ियां हैं जो छठ के लिए चलाई जा रही हैं। 06235 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों का संचालन छठ के उपलक्ष्य को लेकर। 03242 बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस, ये तमाम विशेष गाड़ियों के नंबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। 03310 जम्मू तवी धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी से चलेगी और धनबाद छोड़ेगी आपको। श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी एक्सप्रेस, ये विशेष रेलगाड़ियाँ जो छठ के उपलक्ष्य में चलाई जा रही हैं। 03123 कोलकाता चितपुर पटना एक्सप्रेस ट्रेन्स। 02023 हावड़ा पटना एक्सप्रेस, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। भारतीय रेलवे का विशेष इंतजाम है। 03417 मालदा टाउन उधना एक्सप्रेस, छठ पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन के तहत ये तमाम विशेष रेलगाड़ियाँ। 03503 आसनसोल पटना एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। 05051 कोलकाता चितपुर गोरखपुर एक्सप्रेस भी यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई है। 05635 श्री गंगानगर गुवाहाटी एक्सप्रेस आज की विशेष रेलगाड़ियों में शामिल। 09619 मदार जंक्शन रांची एक्सप्रेस। कोटा दानापुर एक्सप्रेस 09803। 05538 दोराई दरभंगा एक्सप्रेस, इसको भी चलाया गया है। और
03-226 सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस को भी छठ स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया है और ये आज चलाई गई हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए इलाज की व्यवस्था भी कर रहा है। मेडिकल कैंप प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद है, जहां इलाज के लिए मुसाफिर आते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राशि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे के मेडिकल कैंप का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। 16 नंबर प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां पर रेलवे के द्वारा देखिए ये तमाम चिकित्सक यहाँ तैनात हैं। दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की मशीनें हैं, थर्मामीटर हैं, तमाम तरह की जो दवाएं हैं जो फर्स्ट एड के लिए उपलब्ध होती हैं वो रखी गई हैं। और देखिए एक युवा हैं, वो भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, आप कई दिनों से यहाँ पर आप कैंप लगा रहे हैं, किस तरीके का मुसाफिरों के लिए किस तरीके की ये सुविधा है, मेडिकल सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं, कितना राहत जो है इससे मरीजों को मिल रहा है? हमारे पास डेली कम से कम 50 पेशेंट का हम उनको अटेंड कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा क्रिटिकल पेशेंट है, उसको हम रेफ़र नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हैं उनको वहाँ रेफ़र भी कर रहे हैं। युवा मुसाफिर हैं जिनके हाथ जो हैं कि क्या हुआ आपको? को कुछ कीड़ा ने काट दिया था। ट्रेन से आप सफर कर रही हैं? तो राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी। आप ट्रेन में सफर कर रही हो, अगर आपको ये दिक्कत थी तो आपको बाहर जाना पड़ता, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आपको इलाज मिल गया। रेलवे की इस सुविधा को कैसे देखती है? अच्छा लगा हमको, टाइम मैनेजमेंट हुआ, बाहर जाना नहीं पड़ा और यहीं पे मिल गया, इसलिए अच्छा लगा। और सर लोग ने अच्छे से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। रेलवे ने जिस तरीके का इंतजाम किया है उसमें एक युवा होने के नाते आप कैसे देख रही हैं इसको? ये अच्छी बात है, बाहर जाके हम लोग को बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई, अच्छी बात है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। देखिए, ये मेडिकल सुविधा के बारे में कहा जाता है कि ये अकस्मात सेवा है और किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे के द्वारा मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ऐसे वक्त में जब लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में यह मेडिकल सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये उपलब्ध है। जो कोई मुसाफिर यहाँ पर आए, जिनको आवश्यकता हो, वो ट्रेन से आकर के उतर के या प्लेटफॉर्म पर चढ़ते वक्त वो आकर यहाँ मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं उसको सहूलियत में तब्दील कर सकते हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसे लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी। लोग व्रत के लिए सूप के साथ मिट्टी के चूल्हे की खरीदारी कर रहे हैं। इस व्रत के लिए बिहार की राजधानी पटना में जो तैयारियां हो रही हैं, देखिए उससे जुड़ी ये एक खास रिपोर्ट। बिहार में आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ को लेकर बिहार के बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और शहर में छठ को लेकर कई जगह दुकानें सज चुकी हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ को लेकर कई अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही है। उन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद से वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो साफ सफाई का खास ध्यान रखती हैं। साथ ही विजयदशमी के बाद मांसाहार का भी त्याग कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व और खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा में बांस की बिनाई किए सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
बगैर सूप के भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। सूप में ही फल, ठेकुआ और दूसरी पूजन सामग्रियां रखकर अर्घ्य दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में छठ पर्व के लिए सूप का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। इस बार सूप की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए के बीच है। मांग के अनुसार कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि छठ के लिए खरीदारी आने वाले 2 दिनों में और भी तेज हो जाएगी। दुकानदार बताते हैं कि इस बार बिक्री पहले से ज्यादा अच्छी है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है और सूप दोहरा का भी रेट भी है जो कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और उसी तरह रहेगा। दूसरी तरफ घाटों पर व्रतियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों पर उचित प्रकाश व्यवस्था, राहत टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग जैसे सुरक्षा उपायों को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब बात दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई। दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर की सीमा को तोड़ते हुए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 427, रोहिणी में 404, अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। आपको बताएं कि सामान्य वायु का AQI स्तर 50 होना चाहिए, वहीं 300 AQI श्वास संबंधी बीमारी के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि 400 पार AQI के साथ जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। बाकी छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भाई दूज का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर भाई बहन के आपसी स्नेह भाव को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में सामाजिक संगठन, वैज्ञानिक और पशु चिकित्सकों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स भी इस मामले की जाँच कर रही है। STSF ने जंगलों के आसपास तलाशी ली। घटना के बारे में गहन पूछताछ भी हो रही है। जानकारी से ये पता चला कि 13 हाथियों के झुंड ने जंगल के आसपास कोदो बाजरा की फसल पर धावा बोल दिया। मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों के अनुसार हाथियों की मौत जहर के कारण हो सकती है। मौत के सही कारणों का पता गहन जांच, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के बाद चलेगा पता। बांधवगढ़ रिजर्व में और उसके आसपास अन्य हाथियों के झुंड की निगरानी अब बढ़ा दी गई है। भारत सरकार के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत पहले ही दिन 1.8 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC सर्टिफिकेट प्राप्त किया। पेंशन भोगियों और उससे जुड़े विभाग ने 1 से 30 नवंबर तक भारत भर के 800 शहरों और
जिलों में तीसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण कैंपेन शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग कर पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे चेहरा स्कैन कर पेंशन भोगियों की पहचान करने में सक्षम है, जिससे डीएलसी जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होती है और इसके लिए उन्हें बैंक या डाकघर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बांग्लादेश में शांति के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों खासकर त्रिपुरा और असम में घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। शनिवार को बीएसएफ ने एक दलाल समेत पड़ोसी देश के 5 और नागरिकों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि विशेष सूचना पर सिपाहीजाला जिले के अंतर्गत बीओपी कमला सागर की सीमा सुरक्षा बलों ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को उस समय गिरफ्तार किया जब वो सीमा से लगे बाड़ को पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे। एक अन्य अभियान में उनाकोटी जिले के अंतर्गत बीओपी समरूपारा के बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पिछले साल 3.5 महीनों में सरकारी रेलवे पुलिस, बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 445 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों और 60 से अधिक रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इस साल के पहले 10 महीनों में $12 बिलियन की फंडिंग तक पहुंच गया। इसी के साथ आंकड़ों ने भारतीय स्टार्टअप के लिए 2023 में जुटाई गई कुल राशि लगभग $11 बिलियन को पार कर लिया। क्योंकि वर्ष समाप्त होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, वहीं घरेलू स्टार्टअप ने अक्टूबर के महीने में हुए 119 डील्स में फिर से $1 बिलियन की फंडिंग को पार किया। साथ ही $1.63 बिलियन के साथ सितंबर में दूसरी बार सबसे बड़ी फंडिंग देखी गई। शमी नारायण डीडी न्यूज़ के एक दिग्गज एंकर रहे हैं। आइए सुनते हैं दूरदर्शन न्यूज़ की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं, वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन, दूरदर्शन भी गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है। उसी ने उसको ग्रूम किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे। You know, like when I started reading that time, it used to be VTR. मतलब एक टेप होती थी 1/2 इंच की या 1 इंच की, वो रोल करती थी बड़ी सी स्पूल्स के ऊपर, हार्ड लाइट्स होती थी, मल्टी 20 हेलोजेंस, यू नो। इससे शुरुआत हुई, बट आई एम फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस ऑल द फॉर्मेट्स। वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। So that's the simplest story of my life, how I became a news reader. We were very conscious कि कोई भूल के भी आपसे गलती ना हो जाए while reading. You know why? You must understand, we were not only newscasters. जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे जहन में एक जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को कहा जाता था कि यदि आपने अपनी भाषा में सुधार करना है ना, या आपने अच्छा बोलना सीखना है, तो आप इन लोगों को सुनिए। चाहे वो प्रोनंसिएशन की बात हो, आपके लहजे की बात हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे हिंदुस्तानी है, और अगर कभी कभी अंग्रेजी के शब्द भी यूज करने पड़ जाएं, although we were not English news readers, we always used to ask our English counterparts कि बॉस आज एक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस तरह से बोलनी है मुझे। आज दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहां पर इन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी चैनल्स में आप कुछ भी बोलिए आज। वो ट्रेनिंग, वो एनवायरनमेंट, वो एम्बियंस, वो आज भी हमारे काम आ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज का टेलीविजन, दूरदर्शन भी
गुजरे कल की प्रोफेशनलिज्म की कोख से ही पैदा हुआ है, उसी ने उसको ग्रूम किया है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उस लेगेसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वी वर वंस टॉकिंग टू हिम एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि मुझे भी दूरदर्शन से सुनकर बहुत कुछ मालूम पड़ा। आज भी वो 82 इयर्स की एज में when he speaks, when he does his KBC, you all glued to that chair because of his language, because of his modulations. 96% of the metro trains, they carry my voice and Rini Khanna's voice. Not that we are great voices. The owners of those metros had a confidence. उनको ये मालूम है कि दूरदर्शन का बैकग्राउंड लेके आए हैं ये लोग। That's what the whole credit goes to DD for our valorization, our upgrading, you know, our grooming. That's why I always tell the young generation, please stick to Doordarshan. आप दूरदर्शन न्यूज के साथ जुड़िए। एक तो they don't exaggerate the things. You know, it's very constructive. वो समाज को जोड़ती है, वो आपकी देश की बेसिक प्रोग्रेस को दर्शाती है, भाषा का ख्याल रखते हैं। कहीं भी आज तक, मतलब इवन चाहे वो रूलिंग है चाहे ऑपोजिशन है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एक गरिमा होती है जुबान की, ब्रॉडकास्टिंग की, वो आज भी सिर्फ दूरदर्शन में ही देखी जाती है। वैसे हम गाली देंगे यार आजकल के चैनल्स में क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं, तो भाई देन गो टू दूरदर्शन ना यार। आप देखिए, फिर दूरदर्शन की न्यूज को देखिए, उनके पैनल डिस्कशंस को देखिए, उनकी नॉलेज को समझिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी हु स्टिल अलाइव, जिसकी आज भी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी आज अपनी गरिमा है। एक जो अलग से पहचान बनाई गई है दूरदर्शन न्यूज की पूरी प्रसार भारती में, उसके शायद 21 साल पूरे हो गए हैं। और इन 21 सालों की उपलब्धि पर मैं अपने ना सिर्फ दूरदर्शन के साथियों को बल्कि दूरदर्शन देखने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। और 2003 में आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनल्स को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा। डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है।
डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। इसके साथ ही देश विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समारोहों को भी डीडी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। देश के कोने कोने की खबरों को जनता तक उनकी भाषाओं में पहुंचाने में डीडी न्यूज सबसे आगे है। इसके लिए देश भर के सभी जिलों में 900 से अधिक स्ट्रिंगरों के साथ डीडी न्यूज के पास 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां या ब्यूरो हैं, जो 23 भाषाओं और बोलियों में 170 से अधिक समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर भी डीडी न्यूज पूरी तरह से सक्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल के माध्यम से 24 घंटे लोगों तक नवीनतम समाचार पहुंचाता रहता है। एक्स पर डीडी न्यूज के 12 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब चैनल पर 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व का अहम रोल है। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे समय बीतता है, हमें पर्यावरण की रक्षा करने की ज़रूरत और भी महसूस हो रही है। इसी को देखते हुए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को सुरक्षित रख सकें। India has made very good progress in terms of biosphere reserve establishment. India is participating since 24 years, and since that time India has established one biosphere reserve on average every 2 years, so that's quite impressive. So India has a lot of potentialities. भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में बटे होते हैं: कोर, बफर और संक्रमण। ये क्षेत्र परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए शिक्षा, अनुसंधान और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। ये सतत विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करते हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अंतिम दौर के प्रचार के लिए उत्तरी कैरोलिना पहुंचे। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश करी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस ने उत्तरी कैरोलिना में कहा कि वो ट्रंप की तरह नहीं है, जो असहमत होने पर लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। साथ ही रैली में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पूरे देश में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देंगे, जन्म नियंत्रण तक पहुंच को सीमित करेंगे। वहीं ट्रंप उत्तरी कैरोलिना के गैस्टोनिया की रैली में आव्रजन और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर अड़े रहे और चेतावनी दी कि अगर वो निर्वाचित हुए तो लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करेंगे। उत्तरी कैरोलिना में प्रारंभिक मतदान का कल अंतिम दिन था। 4 साल 38 लाख से अधिक वोट डाले जा चुके हैं। उत्तरी कैरोलिना का पश्चिमी क्षेत्र अभी भी तूफान हेलेन की विभीषिका से उभर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी की डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच है। दोनों नेता मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का नकारात्मक प्रचार जो है उसके ज़रिए ये दिखाने में लगे कि कौन किससे कम है। इसी के मद्देनज़र डीडी न्यूज़ के संवाददाता अमृतपाल ने पेंसिल्वेनिया में आने वाले चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार इंटेंसिफाई कर दिया है, खास करके स्विंग स्टेट्स में। मैं एक छोटा सा शहर कॉलेजविल अपस्टेट पेंसिल्वेनिया में हूँ। पेंसिल्वेनिया एक स्विंग स्टेट है। आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह का मुकाबला है, मैं इस शहर में आया हूँ जहाँ एक वर्चुअल प्लैकार्ड वॉर छिड़ गई है। अगर इस प्लैकार्ड को देखें, ट्रंप सिक्योर बॉर्डर, कमला ओपन बॉर्डर, ट्रंप लो प्राइसेस, कमला हाई प्राइसेस, ट्रंप सेफ्टी, कमला क्राइम। तो इस तरह के प्लैकार्ड्स दोनों ही साइड्स पर, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की साइड पर। अब अगर डेमोक्रेट्स के प्लैकार्ड्स देखें तो हैरिस वॉल्स फॉर ट्रूथ, होप एंड यूनिटी, इस तरह के प्लैकार्ड्स पब्लिक प्लेसेस पर, लोगों के अपने पर्सनल स्पेसेस पर, घरों के लॉन्स पर लगे हुए हैं। इनफैक्ट दोनों वोटर्स एक दूसरे पे तोहमत और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरा वोटर बेस वैंडलिज्म कर रहा है, उनके प्लैकार्ड्स उखाड़ रहा है। यहाँ पेंसिल्वेनिया में इस वक्त मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है। 50-50 परसेंटेज पॉइंट्स पर दोनों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आके अटक गए हैं। इनफैक्ट अपने वोटर बेस को लुभाने के अलावा वो दूसरे के वोटर बेस में सेंध लगा रहे हैं। इस प्लैकार्ड को देखिए, मैं काफ़ी हैरान हुआ था जब इसको देखा। ये कह रहा है रिपब्लिकन्स फॉर हैरिस वॉल्स, कमला हैरिस डेमोक्रेट हैं। This has been the worst 4 years I've ever seen. Gross incompetence, but total failure, disaster under Kamala Harris. Nobody knows I say all the time, if you say Harris, nobody knows who the heck we're talking about, right? One of the most consequential elections of our lifetime, and we have work to do, but we like hard work. तो क्लियरली वो रिपब्लिकन वोटर्स को वू कर रही हैं। एक दूसरे के वोटर बेस में सेंध लगाना ये क्लियरली दिखाता है, दर्शाता है कि इस बार लड़ाई कितनी नज़दीकी है, कितनी करीबी है, टक्कर कांटे की टक्कर है। और स्विंग स्टेट्स ये तय कर सकती हैं कि अगले 4 साल के लिए ओवल ऑफिस में कौन बैठेगा। I think that it's very heated. Both sides are kind of like either scared or they hate each other. The individuals that's running right now should bring more of unity and instead of division. With the false narratives that's being pursued on both parties, Republican and Democratic, they're not bringing a unity. The Democrats are very concerned that their base might not come out. Hardcore Republicans are charged up, but there's a big question of whether or not Donald Trump is going to get the votes that he needs as well. कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, कॉलेजविल, अपस्टेट पेंसिल्वेनिया। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका के चुनावी माहौल पर बात करते हैं अमेरिका में मौजूद हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष से। शुभेंदु, अमेरिका में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम देख पा रहे हैं कि चुनाव का जो पूरा फोकस है, जो कैंपेनिंग का फोकस है, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, पूरा फोकस कैंपेनिंग का स्विंग स्टेट्स पर है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का। नॉर्थ कैरोलिना में दोनों ने कैंपेनिंग की, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने जहां हम अभी हैं, जॉर्जिया, अटलांटा, यहाँ पर भी उन्होंने कैंपेनिंग करी। स्विंग स्टेट इसलिए अलग है क्योंकि इन स्टेट्स में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि उनका पूरी तरीके से रुझान किसकी तरफ है। हम जॉर्जिया का एक उदाहरण दें तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे और राष्ट्रपति बने थे तो जॉर्जिया ने उनको सपोर्ट किया था, और 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो जॉर्जिया का वोट डेमोक्रेट्स को मिला था। इसी कारण से जो ओपिनियन आपको लिए चलते हैं सीधे रांची, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसे जारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, और जिन 5 प्राणों का जिक्र किया गया था वो भी इसमें नजर आएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को जारी किया। जैसा कि हम जानते हैं कि सादर अनुरोध करता हूं कि अपने परम आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय
और आइए अब रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 174 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और इससे पहले रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में भी 5 विकेट लिए थे। इस तरह उन्होंने मैच में 10 विकेट लेने में कामयाबी पाई। न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। हालांकि भारत के पास ये टेस्ट जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का मौका है। वहीं इस टेस्ट को जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम अंक हासिल कर सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी प्रचार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका के चुनावी माहौल पर बात करने के लिए अमेरिका से ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष। शुभेंदु, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में कौन से मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? चुनाव का जो पूरा फोकस है, जो कैंपेनिंग का फोकस है, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, पूरा फोकस कैंपेनिंग का स्विंग स्टेट्स पर है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का। नॉर्थ कैरोलिना में दोनों ने कैंपेनिंग की, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने। और सीधे चलते पुराची, जहां भी संकल्प पत्र जारी किया गया गृहमंत्री अमित शाह द्वारा। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। तिलका माझी, सिद्धो कानो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से गरीबों का विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र
केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। जैसे ही अभी थोड़े समय पर आप स्क्रीन पर देख रहे थे, झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं कि हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं यहां आया हूं, तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा। आप सुन रहे केंद्रीय गृह मंत्री को रांची से, जहां उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की जनता को तय करना है कि वो जिन संकल्पों का जिक्र किया गया है, जहां उनके हितों की रक्षा की बात यहां की गई है, तो किस तरह से इस संकल्प को सुनते हैं और चुनते हैं। और बात यहाँ पर हो रही है कि संकल्प पत्र जो है वो भाजपा को बाकी पार्टियों से बेहद अलग बनाता है। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।